आपका स्वागत है। शाम के 5 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं सत्ता का महासंग्राम। मैं मुकेश कुमार और मेरे साथ में है विकास ब्रजेश सक्सेना। आज सत्ता के महासंग्राम में हम बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां चुनावी घोषणा के बाद बीजेपी अपनी चुनावी तैयारियों में जुट गई है और उम्मीदवारों के नाम पर मंथन चिंतन शुरू हो गया है। इसको लेकर दिल्ली में आज बीजेपी की बड़ी बैठक भी हो रही है और बैठक में क्या होगा यह भी हम आपको बताएंगे और साथ में यह भी बताएंगे कि झारखंड में जो चुनाव हो रहे हैं तो झारखंड के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और जो सीएम के कैंडिडेट हैं बाबूलाल मरांडी, वो भी यहाँ दिल्ली पहुंचे हुए हैं और उनके साथ भी बीजेपी के बड़े नेताओं की आज बैठक होनी है। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर जो बड़ी ब्रेकिंग आ रही है, बीजेपी की बैठक हो रही है। कुछ ही देर में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और पहली सूची जो है वो जारी हो सकती है। बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया जाएगा और उसके बाद सूची को अंतिम लिस्ट दी जाएगी। पहली लिस्ट फाइनल कर सकती है बीजेपी। तो बिल्कुल दिल्ली में सीईसी की ये बड़ी बैठक है। महाराष्ट्र चुनावों को लेकर बीजेपी की बैठक चल रही है। उम्मीदवारों के नाम पर मंथन होगा, साथ ही सीट शेयरिंग को लेकर जो अभी पेंच फंसा है, तमाम चीजों को लेकर आज चिंतन मंथन कर लिया जाएगा। लिहाजा इसी को लेकर महाराष्ट्र चुनावों को लेकर बैठक जो है दिल्ली में सीईसी की जा रही है। 100 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम पर फाइनल मुहर लग सकती है महाराष्ट्र चुनाव के लिए। और झारखंड चुनाव पर भी चर्चा, हालांकि सीईसी की बैठक नहीं है झारखंड चुनाव पर, लेकिन बड़े नेताओं के साथ बाबूलाल मरांडी दिल्ली में है और बड़े नेताओं के साथ उनकी बातचीत हो रही है, मुलाकातों का दौर जारी है और वहां भी कुछ महत्वपूर्ण फैसले जो हैं अभी ले सकते हैं। अभी बाबूलाल मरांडी दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो बिल्कुल देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र चुनावों को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक है। इसी बैठक पर अपडेट के साथ मेरे सहयोगी सौरभ तिवारी वहां से ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़े हैं, मनीषा जोशी हमारे साथ मुंबई से जुड़ेंगी और साथ ही में और तमाम जो संवाददाता हैं वो भी हमारे साथ अलग अलग शहरों से जुड़ेंगे, तमाम अपडेट्स आपको देंगे। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर भी बातचीत होगी और पहली लिस्ट जो है आज फाइनल की जा सकती है। ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। तो वहीं आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से पहली लिस्ट को लेकर जो चिंतन मंथन चल रहा है वो भी इस बैठक में फैसला हो सकता है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार 2.5 साल कार्यकाल पूरे कर लिए हैं और विकास कार्यों का रिपोर्ट कार्ड आज जनता के सामने उन्होंने पेश किया। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे के समय में किए गए कार्यों और हमारे समय में किए गए कार्यों की तुलना कीजिए तो साफ हो जाएगा कि दूध का दूध और पानी का पानी क्या है। हम अपने विकास कार्यों को लेकर के उन्होंने कहा, मैं अपनी टीम से कहूंगा कि वो जरूर दिखाएं कि आज जो विकास कार्य जो महाराष्ट्र की सरकार है, एकनाथ शिंदे ने, देवेंद्र फडणवीस ने, अजित पवार इस बैठक में मौजूद थे और अपना आज विकास का कार्ड जो है वो भी जनता के सामने रखा है और आज कई दावे भी किए हैं। वो तस्वीरें मैं चाहूंगा अपनी टीम से कि वो जरूर वो तस्वीरें दिखाएं। सबसे पहले दिल्ली लिए चलते हैं आपको। सौरभ तिवारी जो है हमारे ब्यूरो चीफ वहां से जुड़े हैं। सौरभ बताइए, बड़ी बैठक सीईसी को लेकर महाराष्ट्र में चिंतन मंथन वहां चल रहा है, क्या कुछ इस बैठक में अभी तक अपडेट है? कौन कौन वहां शामिल होने पहुंच चुका है? जी देखिए जादू, आपको विकास की बीजेपी के चुनाव समिति की बैठक है और उसके लिए जो डिप्टी सीएम है देवेंद्र फडणवीस, वो अपने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम जो अजित पवार है वो आ गए हैं। और देखिए जाहिर सी बात है कि सीट शेयरिंग को लेकर जो लगातार बातचीत है वो एक तरह से लगभग फाइनल हो चुकी है। और चुनाव समिति की बैठक से पहले अमित शाह के साथ इन नेताओं की जो बैठक है वो बैठक जो अमित शाह के साथ बैठक जी जो औपचारिक रूप से कि भारतीय जनता पार्टी कितने सीटों चुनाव लड़ेगी और जो बीजेपी है वो आपको मैंने परसों भी बताया था 150-160 सीटों से बीजेपी झुकने को तैयार नहीं है। और आपने आज देखा होगा कि जो आज चुनाव समिति की आज बैठक है वो आज शाम को बैठक होगी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, अमित शाह होंगे, राजनाथ सिंह होंगे, जेपी नड्डा होंगे और देवेंद्र फडणवीस जो डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र के और चुनाव समिति के सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और देखिए जो पहली लिस्ट की बात की जा रही है तो पहली लिस्ट महाराष्ट्र के लिए आज देर रात या कल तक जारी हो सकती है। विकास जी, क्या झारखंड को लेकर के भी कोई चर्चा हुई, क्योंकि आज बाबूलाल मरांडी भी दिल्ली पहुंचे हुए हैं? जी देखिए मुकेश जी, झारखंड को लेकर कल भी भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए थे, बातचीत हुई थी झारखंड को लेकर। तो देखिए जाहिर सी बात है कि जब बाबूलाल मरांडी बड़े नेता हैं वहाँ के और तमाम जो बड़े नेता हैं झारखंड के वो भी यहाँ मौजूद हैं और जाहिर सी बात है कि 2 राज्यों में चुनाव होने हैं। कल जिस तरह से झारखंड में चर्चा हुई, आज महाराष्ट्र को लेकर चर्चा होगी। महाराष्ट्र के पहली लिस्ट के लिए कहा जा रहा है कि आज या कल तक महाराष्ट्र की पहली लिस्ट आ सकती है कि किन किन सीटों पर चुनाव लड़ना है। और देखिए भारतीय जनता पार्टी ने 158-160 जो विधायक की लिस्ट है
वो अपने तैयार कर लिए हैं। और जो कोर ग्रुप की जो बैठक हुई थी, उस कोर ग्रुप के में नाम फाइनल हो गए हैं। आज प्रधानमंत्री के सामने चुनाव समिति की बैठक में सभी नामों पर चर्चा होगी। और देखिए, एक आध दो सीट हो सकती हैं जो सहयोगी दल हैं वो मांग रहे होंगे, अड़े होंगे, उस पर भी चर्चा हो सकती है चुनाव समिति की बैठक में कि जो सिंधे गुट सौरभ, हैं दोनों या चीजें साथ साथ चल रही है। आज जो है दिल्ली में महाराष्ट्र के उनके जो गठबंधन के नेता हैं महायुति के, वो भी यहाँ आए हुए हैं और आज सीईसी की शाम में बैठक भी होने वाली है। सीईसी की बैठक में उम्मीदवारों के नाम तभी फाइनल होंगे जब महायुति में आपकी सीट शेयरिंग को लेकर के बातचीत जो है वो फाइनल हो जाएगी। तो क्या महायुति में बातचीत कुछ फाइनल हुई है, क्योंकि जो बैठक थी उनके साथ वो तो खत्म हो चुकी है। जी देखिए, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैंने बताया आपको कि शिंदे हो गए, फडणवीस हो गए, अजीत पवार हो गए, वो दिल्ली पहुंच गए हैं और अमित शाह के साथ जो उनकी चुनाव समिति की बैठक से पहले वो बातचीत लगभग फाइनल हो जाएगी। बिल्कुल सौरभ, देखिए पूछ लेते हैं क्योंकि बाबूलाल उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, उस बैठक में मौजूद थे जब विकास कार्ड को बताया भी गया है और तमाम पत्रकारों के जवाब भी दिए गए। बताइए बाबूलाल, कुछ स्ट्रेटेजी या सीट शेयरिंग को लेकर कुछ बातचीत हो पाई है अभी? देखिए विकास, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अब जो है प्रशासन भी एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद। आज छत्रपति संभाजी नगर के जिला अधिकारी कार्यालय में जिला अधिकारी और एसपी और कमिश्नर इनकी एक साझा पत्रकार परिषद हुई है। उसमें सभी अधिकारियों का दिशा निर्देश जारी किए गए कि किस तरह से ये चुनाव को संपन्न कराया जाए, किस तरह से आचार संहिता भंग न हो इसका ध्यान दिया जाए, किस तरह से फर्जी वोटिंग पर ध्यान दिया जाए। इन सब बातों पर इनकी पहले मीटिंग हुई, उसके बाद पत्रकार परिषद लेकर पत्रकारों को भी इसकी जानकारी दी है। तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं प्रशासन एक्शन में दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो उम्मीदवारों को अब जो है तो इंतजार है उनकी यादी की लिस्ट की। तो उम्मीदवारों की यादी की लिस्ट भी आप बहुत जल्द सामने आ सकती है। लिहाजा हम सभी इंतजार कर रहे हैं क्योंकि आज बैठक है और यही देखना है कि बैठक में क्या कुछ बड़ा निकल कर आएगा। बाबूलाल, आपके पास लौटेंगे हम, चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार ने अपने 2.5 साल के कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने पेश किया। कहा कि उद्धव ठाकरे के समय में किए गए कार्यों और हमारे समय में किए गए कार्यों की तुलना करिए तो आपको सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम अपने विकास कार्यों को लेकर जनता की अदालत में जाएंगे और महायुति के दोबारा सरकार बनाने के लिए जनता से वोट करने की अपील करेंगे। आइए आपको सबसे पहले दिखाते हैं महायुति का रिपोर्ट कार्ड क्या है, जिसे आज सीएम एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने जनता के सामने पेश किया है। मैं अपनी टीम से चाहूंगा सबसे पहले वो विकास कार्ड को हम सामने रखेंगे जिसमें महायुति का रिपोर्ट कार्ड लाडली बहन योजना चलाई जा रही है, इसका सबसे पहले जिक्र इस विकास और रिपोर्ट कार्ड में किया गया है। दूसरे नंबर पर हम देखें तो 2,30,00,000 रुपए लाडली बहनों के खातों में जाएंगे और ये एक राशि मुझे लगता है कि चुनाव से पहले मुकेश जी और उनके खातों में पहुंच जाएगी। तो एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। ये जो योजना है ये मास्टर स्ट्रोक है इनका और किसानों को चिंता मुक्त करने का काम महायुति ने किया है और अभी एमएसपी भी 2 फसलों की जो है वो बढ़ाई गई है। तो वो दोनों ये जो एक तरीके का मास्टर स्ट्रोक है चुनाव की घोषणा के जस्ट पहले जो है सरकार ने ये दोनों घोषणाएं की है। लाडली बहन योजना जो है वो महायुति सरकार ने सिंचाई के लिए रुके हुए 145 प्रकल्पों को भी मान्यता दे दी है। जी, वही जो हम किसानों की बिल्कुल किसानों के हित की चर्चा कर रहे थे। बिल्कुल बहुमुखी तौर पे इसको देखकर जो ये फैसले लिए गए, आर्थिक विकास महामंडल के तहत 1 लाख से ज्यादा रोजगार देने की कोशिश भी सरकार ने की है। रिपोर्ट कार्ड में इन चीजों का जिक्र किया है। आगे बढ़ेंगे, कुछ और चीज, समृद्धि महामार्ग, कोस्टल रोड, अटल सेतु बनाया गया है, ये भी उन्होंने कहा। और महामार्ग की अगर हम जिक्र करते हैं तो अभी जो टोल है वो भी फ्री किए गए। मुंबई गोवा, मुंबई सिंधु दुर्ग ग्रीन रास्तों पर काम भी चल रहा है। तो जो विकास का रोड मैप महाराष्ट्र सरकार ने पिछले 2.5 सालों में पेश किया है, 900 डिसीजंस महायुति सरकार ने लिए हैं, वही बताने का प्रयास और वही जो आज संकल्पना जो 2.5 साल की थी महाराष्ट्र सरकार की, उसको आज रिपोर्ट कार्ड के तौर पर महिलाओं को दिए भी गए, जिसमें महिलाओं को 3 सिलेंडर फ्री करने का लाडली बहन योजना बीजेपी के बिल्कुल कहे पैटेंटेड योजना है और मध्य प्रदेश में ये काफी सफल रहा। लगातार जो 5वीं बार वहां पर सरकार बनी है उसमें इस योजना का बड़ा हाथ माना जाता है और वहां से मुझे लगता है बिल्कुल, और यही वजह है कि इस योजना को बीजेपी अपने बीजेपी शासित सभी राज्यों में जो है इस योजना को चला रही है और उसका फायदा भी उन्हें मिल रहा है। जहां जहां इन्होंने इस योजना को चलाया है वहां पर उनको ये सारी चीजें जो है उन्हें रिटर्न में काफी अच्छा समर्थन मिला है। महायुति में सीएम फेस को लेकर भी अब स्थिति साफ हो गई है और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने साफ करते हुए कहा कि महायुति की तरफ से सीएम का चेहरा एकनाथ शिंदे ही होंगे। उन्होंने कहा, क्या कुछ कहा, दिखाते हैं, सुनाते हैं। चलिए आपको ग्राफिक
कुछ उन्होंने कहा है, मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की घोषणा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एकनाथ शिंदे को ही पहले ही गठबंधन द्वारा मुख्यमंत्री के पद के लिए वहां पर नामित किया जा चुका है। ये मतलब बड़ा आप फैसला कह सकते हैं और सीधा आज संदेश दे दिया गया है कि एकनाथ शिंदे ही हमारे सीएम रहेंगे। महाविकास आघाड़ी सीएम का ऐलान नहीं करेगा, क्योंकि उसे अपनी हार का कारण पता है। तो इस तरह से निशाना भी साधते नजर आए हैं। कई एक तीर से कई निशाने आज देवेंद्र फडणवीस ने साधे हैं। विकास काम तो बताए हैं, लेकिन विपक्ष को भी कई मैसेजेस देने की कोशिश। और ये वो तस्वीर जब देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, एकनाथ शिंदे महायुति का रिपोर्ट कार्ड पेश करते नजर आए और बताया कि रोड मैप 2.5 साल का जो लक्ष्य थे वो तो पूरे किए ही हैं, लेकिन भविष्य का रोड मैप जो है वो भी महाराष्ट्र में आज साफ संकेत दिए गए हैं। और कई तरह से बड़े मजाकिया लहजे में आज एकनाथ शिंदे नजर आए, देवेंद्र फडणवीस नजर आए और पत्रकारों के जवाब भी दिए गए। चलिए आगे बढ़ेंगे और महाराष्ट्र में अब जातीय समीकरण की अगर बात की जाए तो जातियों के बारे में भी आपको बताना जरूरी हो जाता है कि किस जाति का कितना वोट परसेंट है। ये भी आपको दिखा रहे हैं। तो महाराष्ट्र का जातिगत समीकरण कहता है कि ओबीसी जो है 34% है, सामान्य 32%, अनुसूचित अगर जातियों की बात करें तो एससी में 11.81% आते हैं, मुस्लिम 11.54% हैं, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की बात आती है तो 9.35% और अन्य जो हैं वो 0.90% आते हैं। ये कास्ट फैक्टर है जो इस बार महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। अब आपको बताते हैं, देखिए इसमें एक चीज और भी है कि महायुति की सरकार और जो महाविकास आघाड़ी की सरकार में जितनी भी पार्टियां शामिल है और उनके साथ कितनी सीटें हैं, जी कितनी सीटें हैं ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये भी बताते हैं कि 2019 में विधानसभा चुनावों में कौन सी पार्टी ने कितनी सीटें जीती थी, क्योंकि यहां से फिर आप देखेंगे कि मेरे ख्याल से हमारे साथ जो दो मेहमान जुड़ गए हैं उनसे चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। बिल्कुल। कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ पवन डोंगरे जी हैं और पंकज सुडाना जी हैं हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर। दोनों मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत मैं पवन जी से करना चाहूंगा, कांग्रेस के। पवन जी, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में परिणाम आए थे, लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद से कांग्रेस पार्टी खासतौर पे जो महाविकास आघाड़ी का है मनोबल जो है काफ़ी अच्छा था, लेकिन इस बीच में जो हरियाणा चुनाव के जो रिजल्ट आए हैं उससे आपका मनोबल जो है थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि फीलिंग लो टाइप की फीलिंग हो रही है और बीजेपी खेमे में जो है कहते हैं जो जोश हाई है। तो इसको किस तरीके से आप लोग बांटेंगे, किस तरीके से बैलेंस करेंगे? पवन जी आपकी आवाज नहीं आ रही, जरा अनम्यूट करें अपने आप को। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि हरियाणा में पिछले बार हमको जितनी सीट मिली थी उससे 6 सीट ज्यादा कांग्रेस ने जीता है। हरियाणा का लास्ट टाइम का जो रिजल्ट आप देखोगे और इस बार का रिजल्ट देखोगे तो कांग्रेस का इंडिविजुअल 6 सीट में हमको बढ़ोतरी मिली है और पूरे हरियाणा के अंदर बीजेपी से 9.2% वोट ही हम पीछे हैं। यानी अगर आप कंपेयर करोगे तो लगभग हम साथ चल रहे हैं। वहां पर जितना वोट उनको मिला है उतना ही वोट जनता ने हमको भी दिया है। बाकी सारी पार्टियों का मिलाकर हम बात आप सही कह रहे हैं। देखिए ये तो विश्लेषण है पवन जी, ये तो सही है, लेकिन रिजल्ट तो यह है कि लगातार तीसरी बार बीजेपी सत्ता में है, लगातार तीसरी बार जो है आप विपक्ष में है। जी लेकिन आपने जो मनोबल की बात की, हमारा मनोबल बड़ा है। वहां पर हम लोगों ने महाराष्ट्र के अंदर भी हमारा लोहा मनवाया है। पिछली बार जब लोकसभा के इलेक्शन महाराष्ट्र में हुए, यही हमारे सामने महायुति सरकार था और हम महाविकास आघाड़ी की तरफ से थे और सारी जनता ने मैंडेट ये महाविकास आघाड़ी की तरफ से दिया और कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में वहां से उभरी है। तो हमारा मनोबल बहुत मजबूत है। महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके का रिपोर्ट कार्ड अभी आपने इनका देखा, आपको बताना चाहता हूं, समृद्धि महामार्ग का रिपोर्ट अगर आप देखें। जी आपकी आवाज मुझे लग रहा है फ्रीज हो गया, एक बार हम अपने अगर आप अभी देखिए, आवाज आ रही है आपको? जी अब आ रही है। सबसे ज्यादा डेथ समृद्धि महामार्ग पे हुई है। उसके अलावा कुछ दिनों पहले की रिपोर्ट है कि समृद्धि महामार्ग, जी आऊंगा, वहां पर आप देखेंगे समृद्धि महामार्ग के ऊपर गड्ढे पड़ चुके हैं और ये बात की रिपोर्ट लोगों ने की है। बिल्कुल ठीक है, जवाब दीजिए पंकज जी। जी आपकी आवाज नहीं आ रही पंकज जी, अनम्यूट करें अपने आप को, अनम्यूट करें। जी अब आ रही है आवाज? जी आ रही है, बोलिए। एक कांग्रेस के प्रवक्ता जो बकवास कर रहे हैं समृद्धि महामार्ग का, पहले मैं उनको ये जानकारी दे दूं कि जो खड्डे मीडिया दिखा रही थी
वो समृद्धि महामार्ग से 4 किलोमीटर दूरी पर जाकर इनके प्रदेश के जो अध्यक्ष है नाना पटोले जी, उन्होंने एक फेक वीडियो, जैसे फेक वीडियो चलाकर इन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, वैसे ही एक फेक वीडियो बनाकर समृद्धि महामार्ग से 4 किलोमीटर दूर का वो वीडियो वायरल करके समृद्धि महामार्ग में कोई खड्डे नहीं पड़े। 15 लाख भेज दिए क्या बकवास खाते करने में? का काम बंद जनता कीजिए। के खाते में 15 लाख दिए क्या जनता आपने? सब जान चुकी है कि लोकसभा चुनाव में हाँ, आपने जो जनता फेक सब जानती है। गैस का सिलेंडर लोगों को गुमराह 1200 किया, रुपए कर दिया आपने जातिवाद गैस की का राजनीति सिलेंडर। आप 50 साल से करते आ रहे हो और 50 साल गैस में का आप सिलेंडर 1200 हो गया साहब। करने के भूल बाद चुके हैं भी क्या? ये 1100 महाराष्ट्र सिलेंडर। का हो या देश का विकास आप कर नहीं पाए, इसलिए 2014 में 375 रुपए हमारे देश टाइम की पे था। डीजल का नरेंद्र भाव, मोदी जी को दाल आटे का देश के भाव, प्रधानमंत्री इसके बारे में क्या करेंगे? शपथ ली। बारी बारी से इसलिए पवन जी बकवास बारी करने बारी का से। काम ये कांग्रेस प्रवक्ता बंद करे और गुमराह करने का पाप भी कांग्रेस के प्रवक्ता बंद करे। एक चीज और पंकज जी, जिस तरीके से हरियाणा के रिजल्ट के बाद आप लोग कहते हैं कि जोश हमारा हाई है, लेकिन जो लोकसभा चुनाव के परिणाम है उसमें अगर विधानसभा वाइज भी देखें तो कांग्रेस वहां पर जो है, जो महाविकास आघाड़ी की जो सरकार थी वहां पे, उनको गठबंधन में मेजोरिटी मिलती हुई 153 जो है वो नंबर आते हुए थे। इस तरीके को, ये चूंकि बीजेपी के पार्टी में भी मंथन हो रहा है कि इसको किस तरह, आपको अगर विधानसभा वाइज देखें तो 126 पे आप लोग आगे हैं और 153 पे, यानी सरकार बनती हुई उनकी दिख रही है। क्या आपको लगता है कि हरियाणा चुनाव के बाद आप इस फैसले को या इस जनता के इस फैसले को आप बदल सकेंगे या बदलने में कोई कामयाबी आपको हासिल? जी, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे दूं धुलिया का। क्या मैं विधानसभा के धुलिया लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा की 6 सीटें आती है और 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार आगे चलता है। एक विशेष समुदाय के लोगों ने एक विधानसभा में, यानी 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार 1,89,000 वोटों से आगे चलता है और एक विधानसभा में जहां पर एक विशेष समुदाय का कब्जा है वहां पर आकर हमारा उम्मीदवार 1,89,000 की लीड को क्रॉस करके 6,000 की लीड इनका उम्मीदवार लेता है। आप इसी से अंदाजा लगा दीजिए कि विधानसभा में वहां पर भी 5 विधानसभा के उम्मीदवार हमारे विजयी थे, मगर लोकसभा क्षेत्र में इनका एक विधानसभा में एक विशेष समुदाय का कब्जा होने की वजह से उस लोकसभा क्षेत्र में हमारी हार हुई। और दूसरी बात, मुंबई में भी, मुंबई में इन्होंने उत्तर पश्चिम मुंबई में जो हमारे उम्मीदवार थे उज्जवल निकम जी, उनको क्या कहकर इन्होंने कहा कि आप 5 साल कुछ भी काम मत करो, मगर अजमल कसाब को आपने फांसी दिलाई है इसलिए हम आपके विरोध में मतदान करेंगे। ये तो कांग्रेस की मानसिकता है। दूसरी तरफ जी, चलिए आपके पास लौट रहा हूं मैं ब्रेक के लिए, यहाँ इजाजत लेना चाहूंगा। ब्रेक के बाद आएंगे तो ये चर्चा यूं ही जारी है। वक्त एक बहुत छोटा को लेकर आज सीसी की बैठक है और मंथन चल रहा है पहली लिस्ट को लेकर। हमारे साथ दोनों ही मेहमान हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस से जुड़े हैं। चर्चा की शुरुआत ब्रेक के बाद फिर मैं लौटा हूं तो कांग्रेस के प्रवक्ता पवन डोंगरे जी आपसे करना चाहता हूं। अभी इस वक्त हम देखते हैं तो बीजेपी आपसे बहुत आगे नजर आती है। उसने सेक्टर वाइज जहां जितने अंचल हैं उसके हिसाब से अलग अलग प्रदेशों से नेताओं को वहां मुस्तैद कर दिया है, कहां किसको ड्यूटी लगाना है, कहां किसको चुनाव प्रचार में जाना है। तो बीजेपी बहुत आगे नजर आती है। हमने पिछले 5 दिनों में जो फैसले लिए हों या पत्रकार वार्ता हम देख रहे हैं, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। कांग्रेस कहीं एक्टिव नहीं नजर आ रही है या बहुत कम नजर आप ग्राउंड पर भी आ रहे हैं। क्या आप मानते हैं कि थोड़ा पीछे हैं आप बीजेपी से इस समय? बिल्कुल भी नहीं। हमारी स्ट्रैटेजी, हमारी सारे तीनों नेताओं के, जो हमारे महाविकास आघाड़ी के तीनों पार्टी के जो नेता है, इनकी स्ट्रैटेजी भी फिक्स है। इनकी स्ट्रैटेजी फिक्स है, काम करने का तरीका फिक्स है और सीट का बंटवारा 2 दिन में आप लोगों के सामने अभी आ जाएगा। हमारी बैठक जो है वहां पर दिल्ली में कल भी हमारी मीटिंग हुई है, मुंबई के अंदर भी मीटिंग चालू है और पैटर्न जो हमारा डिसाइड हो रहा है वो 2 दिन में सारे महाराष्ट्र के सामने आ जाएगा। सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर है। सीट के जो बंटवारे हैं उस चीज के ऊपर मंथन हो रहा है। 2 दिन के अंदर हमारे नतीजे आप लोगों के सामने रहेंगे और महाराष्ट्र की जनता ये इस बार महाविकास आघाड़ी को ही साथ देगी, क्योंकि जिस तरीके के इनके प्रवक्ता आपके सामने बात कर रहे हैं कि खोटा बोल और रेटून बोल, यानी झूठ बोलो और बोलते जाओ। हम इनको पूछना चाहते हैं 15 लाख रुपए क्या खाते में आप डालेंगे? आपने गैस का जी 15 लाख खाते के बाद से कम जो है 10 से ज्यादा चुनाव हो गए और 10 से ज्यादा चुनाव में लोगों ने आपको फैसला बता दिया कि 15 लाख का असलियत क्या है, लेकिन फिर भी आप लोग उसका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। कितनी बार सफाई दी जाए? 15 लाख रुपए जो कहा गया था उस पर तो 4-4, 5-5 चुनाव हो गए।
रिजल्ट सबके गैस सामने के फिर भी आप लोग सिलेंडर छोड़ते के नहीं रेट का है। क्या कहें? बिल्कुल पंकज जी कुछ बोलना चाह कांग्रेस के प्रवक्ता की वो 15 लाख और गैस सिलेंडर पर अटके हैं। हालांकि हरियाणा चुनावों में भी यही मुद्दा लेकर गए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, उसके बाद अब महाराष्ट्र। चलिए पंकज जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। वो अभी भी कह रहे हैं कि महंगाई एक बड़ा मुद्दा है या सिलेंडर की बात कर रहे हैं, किस तरह से देखते हैं, कितनी तैयार है बीजेपी? देखिए, सबसे पहले तो मेरे मित्र कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो कहा 15 लाख का तो मैं जवाब दूंगा, जी। मगर पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के जो शहजादे उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आने के बाद खटाखट 8,500 इनके खाते में हम डालेंगे। तो क्या इनके सांसद जहां पर चुनकर आए पूरे देश में, इन्होंने खटाखट 8,500 डाले क्या? नंबर एक। और दूसरा, ये महाराष्ट्र के विकास पुरुष देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा था कि हमारी मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के तहत हमारी सरकार और हमारे नेता देवेंद्र जी ने फटाफट 3-4 महीनों की किस्त महाराष्ट्र की बहनों को दी है। इसलिए इनको ये बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। 15 लाख रुपए का, 15 लाख रुपए के रूप में अनेक योजनाएं सरकार की, फिर प्रधानमंत्री आवास योजना हो दो, आयुष्मान भारत योजना हो दो, मुद्रा लोन योजना हो दो, ऐसे केंद्र सरकार की अनेक योजनाओं के माध्यम से हिंदुस्तान में रहने वाले दीन दुखियों के घरों तक 15 लाख नहीं, 15 लाख से भी कई अधिक मात्रा में इस देश के महानायक नरेंद्र मोदी जी ने विकास की गंगा बहाई है। इसलिए कांग्रेस को और कांग्रेस के प्रवक्ता को यह कहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि इनके शहजादे ने कहा था कि 8,500 खटाखट, मगर इनके जहां सांसद चुनकर आए वहां की जनता इनसे दुखी है। कहां इनके 8,500 खटाखट वाले? बिल्कुल, ना 15 लाख आए ना खटाखट आए, मतलब ये है जी कि हम वादा करेंगे। जी हमारे पास आखिरी कमेंट। अरे 15 लाख कोई सरकार ऐसे कैश 15 लाख नहीं डालती है। अनेक योजनाओं के मार्फत हम गरीबों की सेवा में लगे हुए हैं। बिल्कुल, ये समझने की जरूरत है जो 15 लाख जो है आपके खाते में नहीं आएंगे, 15 लाख की जो योजनाएं हैं, जो सुविधाएं हैं, वो आपको मिलेंगी, ये समझने की जरूरत है। मुझे लग रहा है कि जनता समझ चुकी है, इसीलिए उसके बाद से है उन्होंने अपनी बात भी कह दी है। आखिरी कमेंट हमारे पास समय, पवन जी आखिरी कमेंट। जो लाडली बहन योजना इन लोगों ने दी है, उस लाडली बहन योजना के जगहों पर, उस लाडली बहन योजना की जगहों पे टीचर की सैलरी रोक दी गई है। सारे शिक्षकों की महाराष्ट्र की 3 महीने की सैलरी रोकी गई है। इसके बारे में इनका क्या बोलना है? इन्होंने जो कहा कि लाडली बहन योजना हमने दिया, इसके पश्चात हम इनको बोलना चाहते हैं कि आयुष्मान भारत का जिस कार्ड की आप बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र बने रहिए हमारे साथ, लेकिन आपसे जो सवाल पूछा गया, जो खटाखट पैसे आए कि नहीं, आएंगे कि नहीं, इसके बारे में आप जवाब नहीं दिया। तरफ तैयारियों की बात हो रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस जो है वो आरोप लगा रही है। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे, दोनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले पवन डोंगरे साहब, आपके पास आ रहा हूं। जब मुद्दों की हम बात कर रहे हैं तो आप 15 लाख की बात कर रहे हैं, मैं आपसे सीधा सा सवाल पूछता हूं, और पहले भी मैंने पूछा था कि कितनी तैयारी है, तो उस पर यही सवाल है कि 5 बड़े मुद्दे ऐसे महाराष्ट्र के बताइए जिसको इस बार लेकर कांग्रेस चुनावों में भुनाने वाली है और कांग्रेस जमीन पर उतरने वाली है। 5 महाराष्ट्र के मुद्दे होना चाहिए, बताइए पवन साहब। महाराष्ट्र का है बेरोजगारी का। महाराष्ट्र के अंदर सबसे बड़ा प्रश्न ये बेरोजगारी का है। आप देख लीजिए, इसके अलावा तिजोरी क्या बेरोजगारी दर है महाराष्ट्र में, बताइए। महाराष्ट्र के बेरोजगार का जो जिस तरीके से 2 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने कहा था कि नौकरियां देंगे, लोगों के फॉरेन रोजगार हम यहां पर लेकर आएंगे। आप ये देख लीजिए कि विकास के नाम के ऊपर गवर्नमेंट की तिजोरी पूरी तरीके से खाली की जा रही है। जीडीपी के रेट देख लीजिए किस तरीके से दाल आटे के रेट ज्यादा बढ़ चुके हैं। गैस का सिलेंडर जो 375 रुपए पे था, आज 1200 रुपए पहुंच गया है। उसके अलावा ये जो लाडली बहन योजना के बारे में बात कर रहे हैं, उस लाडली बहन योजना को अमल में लाने के लिए फटाफट जो पैसे डालने के लिए खास तौर पे शिक्षकों की सैलरी रोक दी गई है, उसके बारे में ये जानकारी कहां से आई आपके पास? शिक्षकों की सैलरी, शिक्षक तो नहीं आए सामने जो सैलरी रोक दी गई है उनको। अरे आपने उनके एप्लीकेशंस देखिए कितने हैं, आप महाराष्ट्र की मालूमात निकालिए। महाराष्ट्र के टीचर्स की सैलरी 3 मंथ्स की सैलरी रोकी गई है, तभी जाकर तो इस तरीके से ठीक है, जो पेमेंट है, जवाब पंकज जी से जवाब ले लेते हैं। ठीक है पंकज जी से जवाब ले लेते हैं जवाब। आपने सवाल किया है, जवाब देंगे। पंकज जी, क्यों सैलरी रोकी गई है? देखिए, मेरे मित्र कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस की जो नीति रही, लोगों को गुमराह करना और राज करना। महाराष्ट्र इतना एग्रेसिव राज है, गए 3 महीने से अगर महाराष्ट्र की सरकार ने सैलरी रोकी तो यहाँ का मीडिया इतना पावरफुल है
एक खोटी जानकारी आपके पास कहां से आई? यहाँ पे अगर 3-3 महीने महाराष्ट्र की सरकार शिक्षकों को सैलरी नहीं देगी और शिक्षक इतने शांत बैठे रहेंगे, ये फेक नैरेटिव चलाना बंद कीजिए आप कांग्रेस के मेरे मित्रों को मैं कहना चाहता हूँ। दूसरा, खोटा बोल के रेटती है तो बीजेपी बोलती है। आपने थोड़ी देर पहले कहा समृद्धि महामार्ग से 400 किलोमीटर दूर खड्डे पड़े। कांग्रेस के आपने किस तरीके की प्रवक्ता बात की मेरे टीवी मित्र पर? का 400 किलोमीटर दूर आप बोल रहे हैं खड्डे पड़े। 4 किलोमीटर बोला, 4 किलोमीटर बोला। टीवी झूठ बोलती है क्या? एक सिंगल चैनल महाराष्ट्र का नहीं पूरे देश का कोई एक शिक्षक आकर मीडिया के सामने उसने ये कबूल किया क्या कि 3 महीने से हमारी सैलरी रुकी हुई है? क्यों आप फेक नैरेटिव चला रहे हो? महाराष्ट्र की जनता आपको समझ चुकी है। चलिए पवन जी कोट करिए, बताइए रिसोर्स बताइए कहां से आप ये आंकड़ा दे रहे हैं, बताइए। अभियाल दूध का दूध और पानी का पानी हो जिला जाएगा। परिषद के स्कूल्स को नोटिस दी गई थी कि आपकी सैलरी 3 मंथ्स के लिए रोकी जाएंगी। ये नोटिस जिला अभी आप कह रहे थे शिक्षक कह रहे हैं, अब आप कह रहे हैं नोटिस दिया गया था। मुझे लगता है आप खुद कंफर्म नहीं है। शिक्षक मतलब, अरे जिला परिषद के टीचर्स मतलब शिक्षक ही है ना साहब। जिला परिषद के टीचर्स मतलब शिक्षक ही है ना। जिला परिषद के टीचर्स मतलब शिक्षक ही है। कलेक्ट कीजिए और फिर हम एक बार फिर इस डिबेट में बैठेंगे। लोगों को गुमराह मत कीजिए। ये खबर हमारे पास अरे गुमराह तो भारतीय जनता पार्टी नहीं, करती है पवन जी ये खबर हमारे पास नहीं है। 2014 के इलेक्शन से आज तक लोगों को गुमराह आपने किया। ठीक है, चलिए लौटूंगा। पंकज जी अब मैं आपके पास आ रहा हूं, वही सवाल मेरा आपसे। आप बताइए बीजेपी 5 और आपकी जो महायुति की गठबंधन है 5, बताइए कौन सी बड़ी योजनाओं को लेकर या कौन से बड़े मुद्दों को लेकर आप उतरने वाले हैं? पंकज जी बताइए। कसाब क्यों घुस गया ताज होटल में? कहां पर थी आपकी सरकार की सुरक्षा एजेंसियां? क्यों फेक नैरेटिव चलाते हो? महाराष्ट्र की जनता आपके फेक नैरेटिव को इस बार समझ चुकी है और महाराष्ट्र की जनता देवेंद्र जी के पीछे खड़ी है। बिल्कुल, महाराष्ट्र की जनता देवेंद्र जी के पीछे खड़ी है। और एक जो अभी बात किया कि किन मुद्दों पर आप जाएंगे, क्या जो 2.5 साल में जो अभी आपने जो अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया, क्या उन्हीं रिपोर्ट कार्ड के आधार पे आप जाएंगे या नया संकल्प पत्र जो आप तैयार, क्योंकि अभी तक संकल्प पत्र आया नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो भी 1 सप्ताह के भीतर जो है संकल्प पत्र भी आप लोग ले आएंगे। कौन से ऐसे मुद्दे होंगे संकल्प पत्र में जिसे आप इस बार वादा करने वाले हैं, जिसके आधार पर वोट मांगने वाले हैं? पंकज जी देखिए, सबसे पहला तो मैं आपको मेरे मित्र कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं उनको एक बात बता दूं कि 2004 में जब हम महाराष्ट्र में जनता के बीच में चुनाव में गए, हमारा मैनिफेस्टो 2004 का और कांग्रेस का मैनिफेस्टो 2004 का। 2004 में हम जनता के बीच में गए, महाराष्ट्र की जनता ने हमको नकारा। 2004 में इनको मौका दिया। 2004 से लेकर 2009 तक इन्होंने 5 साल महाराष्ट्र में शासन किया। शासन करने के बाद 2009 में फिर हम महाराष्ट्र में जनता के बीच में चुनाव में गए। हमारा मैनिफेस्टो फिर आप 2009 का देख लीजिए और 5 साल सरकार चलाने के बाद कांग्रेस का 2004 और 2009 का मैनिफेस्टो आप उठाकर हाथ देख लीजिए। 2004 में जो मैनिफेस्टो था 2009 में भी वही मैनिफेस्टो था। यानी 5 साल सरकार चलाने के बाद इनके मैनिफेस्टो में कोई बदलाव नहीं आया। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय देवेंद्र जी के नेतृत्व में जब 2014 में महाराष्ट्र में सरकार बनी, 2014 के बाद 2024 में हमें लगातार 10 साल भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल, लेकिन एक चीज हमारे पास प्रोग्राम को वाइंड अप करने के लिए कहा जा रहा है। मैं आखिरी सवाल दोनों से पूछ लूंगा 10-10 सेकंड में। क्या घुसपैठिए की जो समस्या है महाराष्ट्र में, पवन जी मैं आप ही के पास आ रहा हूं, घुसपैठियों की जो समस्या है, जिस तरीके से डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश हो रही है, क्या ये आपके चुनाव का मुद्दा होगा कि आप घोषणा पत्र में शामिल कर रहे हैं इसे? किसानों के बारे में क्यों बात नहीं करती है भारतीय जनता पार्टी? नहीं, हमारे पास समय की कमी है सर, किसानों पे कर लेंगे, अभी तो लगातार करेंगे। घुसपैठिए के बारे में बताइए, घुसपैठिए का मुद्दा क्या कांग्रेस उठाएगी? घुसपैठिए को समस्या मानती है कांग्रेस? लीगल एक्शन होगा, वो लीगल एक्शन लिया जाएगा, लीगल एक्शन किया जाएगा। किसानों के बारे में बात कीजिए, महंगाई के बारे में बात कीजिए, डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पे आप लोग बचना चाहते हैं, कांग्रेस बचना चाहती है। हालांकि बीजेपी के एजेंडे में ये होगा कि नहीं होगा, पंकज जी अगर 10 सेकंड में बता दें, क्या घुसपैठिया मुद्दा रहेगा आपका? नहीं, देखो, हम एकदम गर्व से कहना चाहते हैं कि हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे नेता इस देश के यशस्वी गृह मंत्री सम्माननीय अमित भाई शाह जी ने जो हमने कहा था, और कांग्रेस के लोग हमारी मजाक उड़ाया करते थे इन घुसपैठियों के बारे में, जो हमने कहा था धारा 370 35 से हम हटाएंगे,
ये लोग सपने में ये हमारी मजाक उड़ाया करते थे। इससे बड़ी कि ये शर्म लोग की बात सपना देखते महाराष्ट्र रहे। में मगर दूसरी मैं हो ही नहीं सकती। ठीक है सर, समय की कमी है, बार बार प्रोग्राम को वाइंड अप करने के लिए कहा जा रहा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए पंकज जी आपका, पवन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोग्राम को यहीं पर वाइंड अप करना पड़ रहा है। सत्ता के महासंग्राम में आज के लिए इतना ही वक्त है, छोटे से ब्रेक का, लेकिन जाइएगा कहीं नहीं, क्योंकि सुदर्शन न्यूज पे खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। धन्यवाद।